हाय बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आपका सेशन 12th क्लास का शुरू हो गया है एंड 10th क्लास का, और सारे क्लासेस की पढ़ाई हो रही है। और 12th क्लास वाले एंड 10th क्लास वाले को बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं और उनका रिजल्ट भी आने वाला है 1-2 दिन में। आज 21 तारीख होगी, आज आ सकता है या कल परसों में, 1-2 दिन में रिजल्ट आ सकता है। इस रिजल्ट को देख के भी आपको मद्देनजर रख के तैयारी करना है, और जो तैयारी करने वाले होते हैं वो रिजल्ट का भी वेट नहीं करते हैं और अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। तो 12th क्लास की फिजिक्स के साथ मैं आपसे जुड़ा हूं और आप मेरे साथ जुड़िए और आपको बहुत मज़ा आएगा। आप क्लास को एंजॉय करेंगे और आपको ये साथ साथ याद होगा, आपको ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए मेरे साथ जुड़िए। आपका सबसे पहला फिजिक्स में जो सबसे पहली यूनिट है वो है स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युत की। ये यूनिट है हमारी, पहली यूनिट हमारी। स्थिर वैद्युत की, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला जाता है। स्थिर वैद्युत की है, इसके अंतर्गत 4 चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर आपका वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, दूसरा है आपका गॉस की प्रमेय, तीसरा है वैद्युत और चौथा है वैद्युत धारिता। ये चारों चैप्टर हैं। और पहले चैप्टर की बात मैं करूं तो पहला चैप्टर है वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश, या आवेश कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। इंग्लिश में कहते हैं इसे इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश या आवेश आपकी क्या है, मर्जी है, कुछ भी कहिए। स्थिर वैद्युतिकी में पहला चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी होती क्या है, इसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। सारा रुका हुआ आवेश पढ़ेंगे, इसके बाद हम जो पढ़ेंगे उसमें चलता हुआ आवेश पढ़ेंगे, उसके बाद हम दोनों को मिक्स करके कैसे पढ़ते हैं वो आएगा। तो हमारी जो यूनिट है वो स्थिर वैद्युतिकी, इसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं। और इसके अंतर्गत पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश, तो इसी का हम उठाते हैं हेडिंग और इसी के बारे में शुरुआत करते हैं। बस आप मेरे से जुड़े रहिए। आओ बात करते हैं हम। सबसे पहला हेडिंग है क्वांटीकरणता। इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिसेशन, या क्वांटिज्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्वांटिज्म, क्वांटिसेशन या क्वांटिज्म भी कह सकते हैं। क्वांटीकरणता या परमाणुकता भी कहते हैं, एटॉमिक्स, परमाणुकता, एटॉमिक्स। होता क्या है इसमें, इसके बारे में सबसे पहले बताया एक मिलिकन नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? मिलिकन। इन मिलिकन ने बताया कि अगर कोई आवेशित वस्तु है, कौन है? आवेशित वस्तु। अगर कोई आवेशित वस्तु है तो उस पर जो आवेश होगा वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब पूरा पूरा होगा। मूल आवेश क्या होता है ये बताया इन्होंने, मूल आवेश, और इसकी वैल्यू बताई 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। इन्होंने तेल की बूंदें वगैरह डाल के एक प्लस प्लेट ली, एक माइनस प्लेट ली, एक एटमाइजर लिया और एक टेलीस्कोप लिया। उसकी सहायता से उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया। तो किसी दिन प्रैक्टिकल की बात आएगी तो वो करने की कोशिश करेंगे, यानी समझाने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए साधन भी चाहिए होते हैं। तो क्वांटीकरणता या परमाणुकता, इसके बारे में एक मिलिकन नामक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का
पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश मतलब ई का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण गुणज का मतलब ई का या तो 1 टाइम्स या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, ये होता है। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स ये होता जाता है। इसी को नौने पौने नहीं होगा। आप सोचो 1.5 ये नहीं होता है पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज यानी कि पूरा पूरा होता है किसका? मूल आवेश का। मूल आवेश क्या होता है? मूल आवेश वो आवेश होता है जो किसी वस्तु पर कम से कम आवेश की वह मात्रा जो किसी वस्तु पर रह सकती है। मूल आवेश यानी शुरुआती आवेश। किसी आगे अगर मूल लगाए तो आप समझ लीजिए शुरुआती आवेश है। तो किसी वस्तु पर वह कम से कम आवेश की मात्रा जो किसी वस्तु पर रह सकती है, या वह कम से कम आवेश की मात्रा जो किसी वस्तु पर रह सकती है, मूल आवेश कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल चार्ज। तो इसके बारे में सबसे पहले मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी आवेश वस्तु पर जो आवेश होता है, आवेश मतलब क्यू होता है, वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब क्यू बराबर या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, डेट ऐसे होगा। यानी यहाँ पर कोई नंबर होगा, वो भी कैसा होगा? पूर्ण होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब ये नंबर है तो मैं इसे एन से लिख सकता हूं। तो एन और मूल आवेश क्या है? ई, क्यू बराबर। तो यही होता है फार्मूला, क्यू बराबर एन ई, क्वांटीकरणता परमाणुता। जो 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो 10th क्लास में क्या करते हैं टीचर्स? सीधे सीधे पढ़ाते थे क्यू इक्वल टू एन ई। लेकिन हमें 12th में आगे पता लगता है ये कैसे आया। तो इसके बारे में किसने बताया था? मिलिकन ने बताया। क्या बताया? किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात n बराबर हो सकता है 1, हो सकता है 2, हो सकता है 3, 4, 5, 6, डेट डेट डेट। किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसने बताया था? मिलिकन ने। इसका फार्मूला Q बराबर n ही होता है, जहां Q आवेश है, n नंबर है, कोई भी 1, 2, 3, 4 हो सकता है, पूरा पूरा इंटीजर पॉइंट है, और E क्या है? हमारा मूल आवेश है, जिसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होती है। ये हमारा क्वांटीकरणता परमाणुता हो गया। सभी को याद हो गया कि इसके बारे में सबसे पहले मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने बताया किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात Q बराबर n ही। याद हो गया हुआ? इसके बाद आता है आवेश। आवेश आ रहा है बच्चों, हालांकि 10th क्लास में पढ़ा हो, तो आवेश के बारे में थोड़े जानने की कोशिश करते हैं। क्या है आवेश? आप सबने देखा होगा सर्दियों में कपड़े उतारे होंगे ऐसे जर्सी वगैरह, तो आपने देखा होगा चट चट चटपट की आवाज हुई होगी, ऐसा लगा हो आग जली। मच्छरदानी में भी ऐसा रगड़ लगी होगी, बिजली का कड़कना, ये सब आवेश का खेल है। किसका खेल है? आवेश का। अब आवेश होता क्या है? डेफिनेशन समझ लीजिए आवेश की। इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। आवेश को इंग्लिश में कहा जाता है चार्ज। समझिए क्या है आवेश और चार्ज। वैद्युत आवेश कह दो, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्यू से लिखते हैं इसे, कैपिटल क्यू लिखो, स्मॉल क्यू लिखो, उससे कोई फर्क नहीं। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र होता है। अगर आवेश रुका हुआ है तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर आवेश चल रहा है तो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं कि आखिर कैसे क्या होता है। आइए, चार्ज, आवेश। आप सब जानते हैं हमारी धरती पर दो ही चीजें पाई जाती हैं दुनिया में, पदार्थ या फिर ऊर्जा। पदार्थ या ऊर्जा।
इसे मैटर कहते हैं, इसे एनर्जी कहते हैं। दो ही तरह की चीजें होंगी पृथ्वी पे, या तो पदार्थ होगा, जो पदार्थ नहीं है वो ऊर्जा होगा। पदार्थ की डेफिनेशन है जो जगह घेरता है, जिसमें वजन होता है, द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाता है। अब आप सब जानते हैं कि पदार्थ जो है वो अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु परमाणु से, परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। ये किसी से मिलकर नहीं बने होते हैं। हालांकि इससे भी दो तरह के कण होते हैं परमाणु में, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी कण वो होते हैं, मोसॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, एंटीट्रॉन, उनका कोई भाग नहीं होता है, वो उनसे मिलकर ये नहीं बनते। ये होते हैं, वो होते हैं और ये भी होते हैं, लेकिन उनका कोई अस्थायीपन होता है, वो खत्म हो जाते हैं, ये हमेशा रहते हैं। तो शुरुआत यहां से हुई, जहां से शुरुआत होती है मैंने अभी आपको बताया था, उसे कहते हैं मूल, उसे कहते हैं मूल। और ये है क्या? कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो ये हो गया मूल कण। अब याद रखोगे मूल कण क्या है हमारे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि यहां से शुरुआत हो रही है। ये आपस में मिलेंगे तो परमाणु बनाएंगे, और परमाणु आपस में मिलेगा तो अणु बनाएगा, जब अणु मिलेगा तो पदार्थ। और यही अवस्थाएं हमारी जीवन में सब आमने सामने दिख रही होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमें समझ में आ गया क्या है? मूल कण है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, यानी इस पर कोई भी चार्ज वार्ज नहीं होता है। हम इलेक्ट्रॉन ले लें और प्रोटॉन ले लें, ये सजाती हैं, सेम है ये। या फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन ले लें। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों प्रोटॉन है, तो सीधा सा सेम होंगे, तो इनके बीच लगेगा प्रतिकर्षण बल या रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल। यहां भी लगेगा प्रतिकर्षण बल। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेंगे तो ये हो गए विजातीय, ये सजातीय और विजातीय, यानी सेम चार्ज, अपोजिट चार्ज। जब अपोजिट होंगे तो इनके बीच लगेगा आकर्षण बल। क्या लगेगा? आकर्षण बल। तो ये खासियत है, कभी इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉन है तो इनके बीच प्रतिकर्षण लग रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन है तो ये प्रतिकर्षण लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो इनके बीच आकर्षण बल लग रहा है। सीधा सा फंडा है। तो एक परिभाषा हो जाएगी, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों या दो प्रोटॉनों या दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों या दो प्रोटॉनों के बीच, दो इलेक्ट्रॉन है तब भी प्रतिकर्षण, दो प्रोटॉन है तब भी प्रतिकर्षण, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इनके बीच आकर्षण कर। तो ये इन कणों का क्या गुण है कि कभी तो ये प्रतिकर्षण लगा रहे हैं और कभी ये आकर्षण, यानी सेम सेम हो रहे हैं तो प्रतिकर्षण, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन जब अपोजिट हो रहा है तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो ये इनका गुण है, इनकी प्रॉपर्टीज हो गई कि किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों या दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, किंतु एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। अब ये कौन से कण है? मूल कण। मूल कणों के इसी गुण को, कि कभी ये प्रतिकर्षण लगा रहा है, कभी ये आकर्षण लगा रहा है, मूल कणों के इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। तो दो डेफिनेशन हो गई। पहली डेफिनेशन थी कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरी डेफिनेशन हो गई, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों या दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, किंतु एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मूल कणों के इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। मूल कणों के इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। इसे क्यू से व्यक्त करते हैं। कैसे व्यक्त करते हैं? क्यू से। प्रकार की बात करेंगे तो ये दो प्रकार का होता है, प्लस और माइनस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, धनावेश और ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, सीधी सी बात। एक बात और याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है जिसमें से मापा जाता है, तो इसका एसआई मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम पर जो चलता है एसआई, अपडेट वर्जन है एमकेएस का। तो जो एसआई एमकेएस मात्रक होता है, इसका वो बच्चों होता है कूलाम। सब बच्चा जानता है, एक एक बच्चा जानता है कि इसका मात्रक कूलाम होता है, और सीजीएस में इसका मात्रक होता है कूलाम स्टेट, कूलाम स्टेट, या आप कह सकते हैं ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो डेफिनेशन हो गई। मैंने जितना पढ़ा है वो रिपीट कर रहा हूं। मैंने पहला हेडिंग पढ़ा है क्वांटीकरणता या परमाणुकता। इसके बारे में सबसे पहले मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर N, जहां N बराबर 1 2 3 4, E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जहां E मूल आवेश है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10⁻⁻19।
1.6 गुणा 10 की पावर -19। ये बात समझ में आ गई। दूसरी डेफिनेशन थी आवेश। आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। दूसरी डेफिनेशन इसकी आवेश की है, अथवा करके लिख सकते हैं कि नहीं दो इलेक्ट्रॉन हो या दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, किंतु एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। मूल कणों के इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। मूल कणों के इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। इसे क्यू से व्यक्त करते हैं। दो तरह का होता है, धनावेश और ऋणावेश। एसआई में इसका मात्रक कूलाम होता है, सीजीएस में इसका मात्रक कूलाम स्टेट होता है। क्या होता है? कूलाम स्टेट या ईएसयू, इलेक्ट्रो, इसका हम फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है बच्चों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, बस ये शुरुआत होती है। कुछ टीचर यहीं से पढ़ाना शुरू करते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और जब ज्यादा पढ़ते हैं तो लगता है कि हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है सिलेबस सारा पढ़ना चाहिए। पेपर में क्या आएगा, ये पेपर में नहीं आता है। ये मूल आवेश नहीं आएगा आपका, क्वांटीकरणता परमाणुता नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आवेश थोड़ा ना पूछेगा, इंटर का लेवल का स्टैंडर्ड इतना थोड़ा गिर गया कि पेपर में आपसे आवेश के बारे में पूछेगा, इंटर के पेपर में आपसे क्वांटीकरणता परमाणुता पूछेगा, इंटर के पेपर में आपसे किससे व्यक्त करते हैं आवेश को ये पूछेगा। ये इंटर का स्टैंडर्ड नहीं है। इंटर का स्टैंडर्ड कितना भी गिरा है, लेकिन इतना अभी नहीं गिरा है कि जितना हम सोचे बैठे। हाँ, यहां से पढ़ाना शुरू करते हैं। कूलाम का नियम, पहले चैप्टर का भी नाम यही हुआ करता था, कूलाम का नियम। चैप्टर का नाम था वैद्युत क्षेत्र में कूलाम का नियम। पुरानी बुक्स को खोल के देखेंगे तो आपको ये चैप्टर लिखा हुआ मिलेगा। डजन मैटर, ये मैटर ही नहीं करता है कि नाम क्या है, मैटर ये करता है कि उसमें है क्या। कूलाम का नियम, इंग्लिश में कहेंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम, कूलाम्स का नियम। अब भैया कूलाम का नियम है तो कूलाम ही बताएगा। मेरा नियम होगा तो मैं बताऊंगा, कुत्ते का नियम होगा तो कुत्ता बताएगा, जिसका नियम होगा भाई बताएगा। तो कूलाम का नियम है तो कौन बताएगा? कूलाम। तो हम कह सकते हैं कूलाम के नियमानुसार कूलाम ने ये बताया। पहले हम बात करते हैं, डिस्कस क्या बताया, फिर हम डेफिनेशन बताएंगे इसकी डेफिनेशन। इसने बताया कि अगर कोई दो स्तर बिंदु आवेश है, अब वो कैसे भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पता है अगर दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, हमें ये भी पता है दोनों नेगेटिव है तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा, ये हम सब जानते हैं। तो ये डेफिनेशन है किन्हीं दो स्तर बिंदु आवे, ये स्तर है, स्तर मतलब हम स्तर वैद्युत की पढ़ रहे हैं तो रुका हुआ ही पढ़ने वाले हैं। तो बताया कूलाम ने अगर कोई दो स्तर बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच या तो आकर्षण बल लगेगा, मैंने आपको बताया आकर्षण कब लगेगा, जब दोनों अपोजिट चार्ज होंगे, या इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा जब ये सेम चार्ज होंगे, दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस हो तो प्रतिकर्षण, लेकिन एक प्लस और एक माइनस हो तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। अब यह है क्या, इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इसी बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं हम? वैद्युत बल। वैद्युत बल के तो ये डेफिनेशन हो गई। किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। इस वैद्युत बल का मान, इस वैद्युत बल का मान, बल को क्या लिखेंगे एफ से, मान लो ये दूरी कितनी है, आर दूरी पर रखें दोनों। इस वैद्युत बल का मान दोनों आवेशों के, दोनों आवेश मतलब Q1 और Q2 गुणा करेंगे तो कौन सा फल? गुणनफल। गुणनफल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है। समानुपाती कहो, अनुक्रमानुपाती कहो, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कहो, अभी समझ में आएंगे कि कौन सा रिलेशन होता है। ये रिलेशन होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, यानी कि अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दो रिलेशन होते हैं। ये मान लिया, यहाँ लैंग्वेज लिख सकते हैं, यदि दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर लगे हो तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F, दोनों आवेशों के गुणनफल के, गुणा कर रहे हैं तो गुणनफल, पाप करेंगे तो पाप का फल, नेकी करेंगे तो नेकी का फल, सीधा सा है। तो यहां पर जो है हम क्या कर रहे हैं, गुणा तो कौन सा फल मिलेगा? गुणनफल।
तो इनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के, इनके बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1 के बटे में लिखा है। अब ये संबंध बता दूंगा मैं अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती के होते हैं, बता ही देता हूं। हमारे दो तरह के रिलेशन होते हैं, दो तरह के संबंध होते हैं, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। भाई दो तरह का रिलेशन, किसी से दोस्ती का, किसी से दुश्मनी का। वो रिलेशन है ही नहीं जिससे मतलब नहीं है। रिलेशन तो दो ही हो गए, या तो किसी से दोस्ती होगी या किसी दुश्मनी। अब कह रहे हैं किसी से हमें मतलब नहीं है, तो वो रिलेशन हुआ ही नहीं, वो संबंध नहीं हुआ। संबंध या तो दोस्ती का हुआ है दुश्मनी का। दोस्ती का संबंध, अगर दोस्त गड्ढे में तो हम गड्ढे में, दोस्त ऊंचाई पर तो हम ऊंचाई पे, तो दोस्ती हुई। हम ऊपर, दोस्त हमारा गड्ढे में पड़ा है, वो दोस्ती नहीं, वो दुश्मनी है। सेम संबंध होते हैं अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। अगर दोनों ऊपर लिखे या दोनों नीचे लिखे तो उनमें संबंध होगा अनुक्रमानुपाती। अगर एक ऊपर लिखा है एक नीचे, जैसे ये ऊपर लिखा है और ये नीचे है, तो इनका व्युत्क्रमानुपाती। दोनों ऊपर तो अनुक्रमानुपाती। थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं एक चीज बढ़ाता जाऊं दूसरी चीज बढ़ती जाए तो संबंध अनुक्रमानुपाती। मैं एक चीज घटाता जाऊं दूसरी चीज घटती जाए तब भी संबंध अनुक्रमानुपाती, क्योंकि सेम चल रहा है। जब उल्टा चलेगा, अपोजिट चलेगा, तब व्युत्क्रमानुपाती। 10 एक चीज बढ़ाऊं दूसरी चीज घट जाए, या एक चीज घटाऊं दूसरी चीज बढ़ जाए, तब संबंध होगा व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि उल्टा चल रहा है। और थोड़ा डेप्थ में समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं केले की दुकान पर जाता हूं या कोई चीज लेता हूं। मान लो मैंने केले लिए, 10 रुपए के मिल रहे हैं 10। मैंने रुपए कर दिए 20 तो केले हो गए 20, रुपए कर दिए 30 तो केले 30, रुपए कर दिए 40 तो केले 40। मैं पैसे जैसे जैसे बढ़ाता जा रहा हूं वैसे वैसे केले भी बढ़ते जा रहे हैं। एक चीज बढ़ा रहा हूं दूसरी चीज बढ़ रही है, तो संबंध अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू। क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कहते हैं। इसी को हम समानुपाती भी कह सकते हैं। हालांकि समानुपाती का साइन होता है ये वाला, ये, लेकिन आप समानुपाती कह दोगे अनुक्रमानुपाती को तो गलत नहीं है। वास्तव में समानुपाती एक साइन है, एक निशान है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब है कि जब एक चीज बढ़ाएं दूसरी चीज बढ़ जाए। मैंने 10 रुपए के केले लिए, 10 रुपए कर दिए 20 केले, 20 रुपए 30 के केले, 30 रुपए 40 तो केले 40। मैं एक चीज बढ़ा रहा हूं दूसरी चीज बढ़ रही है। मान लो रुपए 40 थे 40 केले, रुपए 30 तो 30 केले, रुपए 20 तो 20 केले, यानी मैंने पैसे घटाए तो केले घट रहे हैं। एक चीज बढ़ाऊं दूसरी चीज बढ़ जाए, एक चीज घटाऊं दूसरी चीज घट जाए, तो संबंध अनुक्रमानुपाती। याद रखना है आपको। लेकिन अगर मैं एक चीज बढ़ाऊं और दूसरी चीज घट जाए तो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती। जैसे कि गैस को दबाते जाओगे तो उसका आयतन कम होता जाएगा। सॉरी, ये तो, हाँ, मैं दबा रहा हूं, दाब बढ़ा रहा हूं, लेकिन आयतन क्या हो रहा है? कम। तो व्युत्क्रमानुपाती। समझिए दूसरा एग्जांपल ये समझिए। अगर इस लिखा हुए पर, ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसे मैं मिटाता जाऊंगा तो खाली जगह बढ़ती जाएगी, लिखा हुआ कम होता जाएगा। या मान लो मैं इस पर लिखता जाऊं तो खाली जगह कम होती जाएगी, लिखता हुआ बढ़ता जाएगा। तो एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज घट रही है, तो संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे आवेश बढ़ाओगे इनके बीच लगने वाला बल बढ़ेगा। आवेश की मात्रा बढ़ाते जाओगे इनके बीच लगने वाला बल बढ़ता जाएगा, तो संबंध हो गया अनुक्रमानुपाती। लेकिन अगर आवेशों के बीच की दूरी जैसे ही बढ़ाओगे, दूरी कम तो बल ज्यादा, यानी दूरी कम है तो बल ज्यादा है, एक चीज कम तो दूसरी चीज ज्यादा। लेकिन जैसे ही दूरी बढ़ाऊंगा बल कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बल कम हो जाएगा, तो संबंध व्युत्क्रमानुपाती। सीधा सा। जब एक चीज बढ़ाएं दूसरी चीज कम हो जाए तो संबंध व्युत्क्रमानुपाती। पहचान कैसे होगी? एक ऊपर लिखा हुआ एक नीचे, तो व्युत्क्रमानुपाती। दोनों ऊपर लिखे तो अनुक्रमानुपाती, दोनों नीचे लिखे तो अनुक्रमानुपाती। देखो ये दोनों ऊपर लिखे, कोई किसी के बटे में नहीं है, तो अनुक्रमानुपाती हो गया। ये ऊपर लिखा है और जो नीचे लिखा है वो, तो संबंध व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो जय बारो बताओ ने कूलाम ने कहा, बताओ कूलाम ने बताओ किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच, किसके? किन्हीं दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को क्या कहते हैं? हम वैद्युत बल कहते हैं। इसका मान दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो जगह F एक जगह आएगा, दो जगह समानुपाती एक जगह Q1 Q2 अपॉन R का, दो जगह F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R का, समानुपाती के निशान आएगा बराबर निशान आएगा। क्वेश्चन बताएगा 1.45 Q1 Q2 अपॉन R का 1.45 एक नेतांग है जिसकी वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होती है। ऐसे ही आपको याद होगा। वक्त हो गया है आज समाप्त, इसलिए जो है घंटा लग चुका है। हम पढ़ाएंगे आपको, कल पूरा करेंगे ये
तब साथ में आप बस जुड़े रहिए, मजा आएगा आपको कि कैसी है फिजिक्स। बहुत इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे, एंजॉय के साथ। बेस्ट ऑफ लक।